जाता है, वो तो उसका कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन जब जीएस पेपर वन का होता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं डीआई का भूत रहता है दिमाग में। और डीआई अगर ठीक ठाक निकल गया, जैसे अभी तक मैं अगर बात करूं तो 4 मेंस में एक बार ही बहुत बढ़िया से निकला है, जिसमें 68 नंबर है और रैंक 96 है। बाकी डीआई के भूत ने 3 बार दबोचा है मुझे। और उसके पीछे कारण यही है कि 67वीं में मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, मैं काफी दिन तक लॉस ऑफ पे रहा था, 50 दिन आसपास में। और नतीजा सामने है। बाकी टाइम मैं जो भी मैडम को बता रहा था कि 3-4 घंटे जो शाम को टाइम मिला वो पढ़ा, और जो भी एग्जाम से पहले 8-10 दिन अपना छुट्टी लिया और जाके एग्जाम दे के आ गया। तो आंसर राइटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस लेवल का आएगा नहीं। बशर्ते कि आपका एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं। जैसे एक शालिनी मैडम थी हम लोगों के बैच में, और लेडी जी। श्री राम कॉलेज से पढ़ी है, उनका सारा वो वाजीराम से पूरा कोचिंग की है। तो वो लेवल हम लोगों का नहीं है। हम लोग आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं सब ग्रामीण परिवेश से मेरी तरह या नॉर्मल वो हैं। तो हमारे लिए तो बस एक ही रास्ता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ, कुछ लोग होते होंगे 5% जो कम प्रैक्टिस में या बिना प्रैक्टिस के सिलेक्ट हो जाते होंगे, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है, ना तो पीटी ना ही मेंस। और पीटी तो कहीं गलती से निकल भी जाए तुक्का मार के, मेंस तो बिल्कुल भी नहीं निकलने जा रहा है। अगर आप अच्छा से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं और आपका कमांड नहीं है, मतलब भाषा के ऊपर लेखन शैली के ऊपर कमांड नहीं है, आपको हर डायमेंशन से पढ़ना है, हर सारी चीजें पढ़नी है, अपने आप को बिल्कुल वो नहीं रखना है कि नहीं मेरे को तो इतना ही से काम है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। कुछ भी पढ़ के चल जाइए, आपको 35-40% या 50% तक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के और वहीं क्रिएट करना है और वहीं लिख के आना है, उसी पे आपका रिजल्ट आना है। एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर आ जाएंगे तो उसके बहुत सारे मॉडल आंसर और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट लोग तो वहाँ आपके साथ थे नहीं, आप अकेले थे। तो बाहर आने के बाद बहुत से लोग मिल जाएंगे, अरे यार ये पूछा था, इसको ऐसे लिखना था, तेरे को नहीं आता। ऐसे ज्ञान देने वाले, साथ का तैयारी करने वाले भी मिल जाएंगे, और भी सीनियर लोग मिल जाएंगे। बट आपकी तैयारी ठीक है तो आपने वहां झेलना है, और आपने ही फ्रेमिंग करनी है, आपने ही क्वेश्चन को क्रिएट करना है, और उसी पे आपका काम होना है। 100% तो पढ़ के जो भी आप जाएंगे वो 100% तो आने से रहा, चाहे पेपर कोई भी हो। इवन पीटी में आप देखिए 150 में कम से कम 10-15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तक तो ऐसे आएंगे जो आप पीटी हॉल में जाके उसी दिन देखेंगे कि ये अच्छा ऐसा भी होता है क्या। और 10 तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, कुछ आता पता ही नहीं होगा। 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, वो आप वही उनके दर्शन होंगे। 20 के आसपास में वैसे होंगे जो आप गेस नहीं कर पाएंगे, मतलब हवा नहीं लगेगा। तो ये चीजें हैं, इसके लिए वही है कि हर एंगल से तैयारी करें, और जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है रिवीजन करें, नोट्स जरूर बनाएं, अपना नोट्स बनाएं, अपने तरीके से बनाएं। दूसरे के नोट्स के भरोसे न रहें। उसका नोट्स उसका अपने तरीके से बना हुआ है, उसको देख के अगर किसी का नोट्स मिलता भी है तो उसको देख के फिर अपना बनाएं। उसी के कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं रहे। इवन अगर संस्थान की तरफ से भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है तो उसको देख के अपने कलम से अपने पेज में उतारें अपने तरीके से, और जो कुछ नई चीजें मिलती है उसमें ऐड ऑन करते जाएं। तो मेरी यही सलाह सलाह रहेगी। बाकी रुपेश सर बहुत। अगर कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें। नहीं नहीं, आपने पूरा ही कंप्लीट बता दिया है, अब इसमें कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका सवाल है। कोई और है? जी संजय सर से एक सवाल है मेरा सर। जी। जी सर बोलिए सर। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए सर? देखिए मैं क्या करता था, मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे बहुत सारी चीजें क्या है कि अब मेरा नोट्स ऐसे हो गया था, मतलब पहले बड़ा बनाया, उसको छोटा किया, फिर उसको और छोटा किया। लास्ट में एग्जामिनेशन के टाइम तक, मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना जो पिछली बार पूछ दिया, आपको पूरा यकीन है कि ये कैसे रहा है, अभी नहीं आएगा, तो उसको आप साइड कर देते हैं। तो एक पेपर के लिए लास्ट में जाके मेरे 35-40 पेज का नोट्स हो जाता था। चाहे मैंने वो मॉडल आंसर राइटिंग से कहीं से लिया है, चाहे किसी गाइड बुक से लिया है, चाहे खुद से गेस किया है, वो 30-35-40 पेज में हो जाता था। और उसको मैं बार बार रिवाइज करते रहता था, मतलब पलटते रहता था दिन भर में 1-2 बार। तो पहले तो आप वो नोट्स बनाइए जो, मतलब शुरू में अगर आप फ्रेशर हैं, सुमन जी मैं जान नहीं रहा हूँ कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका नोट्स बड़ा होगा, होने दीजिए। फिर उसके बाद में नहीं सर उसको आप फ्रेशर शॉर्ट ही है। करेंगे।
हाँ, तो फिर अभी तो बड़ा होगा आपका नोट्स, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में उसको आप सॉर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो जब अपने नोट्स को ही पढ़ेंगे तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। नोट्स हो गया चाहे आपका किताब हो गया, जितना गंदा होगा, जितना रफ उसमें आप लिखेंगे, अलग अलग पेन यूज करेंगे, उतना आपको रिवीजन में वो फायदा देगा। रिवीजन में आपको वो जो आपने अंडरलाइन किया है और जो गंदा किया है या जो आपने डाटा लिखा है वही काम आता है लास्ट मोमेंट में। वो पूरा तो किसी के पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने के लिए। और अभी आप अगर अंडरलाइन करने बैठेंगे तो वो था थी का के छोड़ के बाकी सब लगेगा इंपॉर्टेंट ही है, वो सब अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, वो सबके साथ होता है। धीरे 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 आपको लगेगा कि नहीं ये चीजें तो ठीक है, मेरे को ये खाली ये डेट और ये लाइन या ये जो रिपोर्ट की संस्था ने जारी किया है ये थोड़ा सा मेरे को मतलब रिमाइंड करना है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे या उसी पेज में साइड में लिख लेंगे। वो जितना काला पीला करना है करते रहिए। एक बार जो किताब ले लिया, एकदम मान लीजिए कि साल 2 साल में उसको चेंज करना नहीं है और मेरे को रिजल्ट निकाल देना है इसी पे। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन लीजिए, जो भी बुक लेते हैं या जो भी मटेरियल लेते हैं, ज़्यादा पुराना मत लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अपने स्टाइल से बनाइए नोट्स, एक दो बार बनाएंगे नोट्स का नोट्स बनाएंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और नहीं है तो सर थोड़ा अलग से गाइड कर देंगे। मेरे को किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं अपना नोट्स लेकर दिखा दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल बट संजय मैं जी। दिखा दूंगा, अब ये नहीं बोलिएगा कि आप शेयर कर दीजिए। मैंने पहले बोला मैं शेयर फ्री में कर दूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। फिर मैंने सर को एक दिन बोला भी था कि हाँ, मैंने यूपीएससी की भी तैयारी किया था किसी टाइम में। मेरी हाँ, जितनी बुक है, कोई नीडी पर्सन है मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक अपने कलम से अपने हाथ से नहीं घिसेंगे मेरे भाई, काम नहीं होने वाला आपका। ऑफ कोर्स। आपको अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आर्मी में भी नौकरी करके आया हूँ, मैं बैंक में भी हूँ। मेरे को बिहार लिखना है तो कभी मैं बीआर ही लिखता हूँ, बिहार कभी नहीं लिखता हूँ। तो अब आपके लिए हो सकता है ये बिहार क्या है भाई, तो टेंशन हो जाएगा आपको, क्योंकि मैंने नोट्स मेरे समझने के लिए मेरे हिसाब से बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो पढ़ते पढ़ते उसको मैं मतलब अपना शॉर्टकट आदमी बना लेता है। और आप भी बनाइए, किसी दूसरे शॉर्टकट के चक्कर में जाने का जरूरत नहीं है। किसी दूसरे का वीडियो देख के आप कॉन्सेप्ट को देखिए, अपना शॉर्टकट खुद डेवलप कीजिए। साइड में लिखिए, वहीं पे कुछ बैठे, बुरा से बुरा शब्द जो सोच सकते हैं, जो हम लोग अभी ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप उस शब्द के ऊपर भी बैठा के कोई क्वेश्चन याद कर लेते हैं भैया, और 38 नंबर का जाके लिख के आ जाते हैं, तो क्या लिखा है आपने नंबर उस पे मिलना है, आपके दिमाग में क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी उल्टा पुल्टा गांव का कोई बदमाश आदमी है उसके नाम पे कुछ सेट करना है, जो आप पढ़ेंगे तो सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट होगा। जब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, आपको रिमाइंड नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा, आपके दिमाग में तनाव आएगा, अरे क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 3 बार पढ़ लिया अभी भी नहीं हो रहा है, लग रहा है मैं ही मतलब गधा आदमी हूँ। वो सब गधे हैं, हम लोग भी वैसे ही थे, सबको वही वही प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं याद हो रहा है। तो आप कुछ ना कुछ उसका फिर तरीका खोजेंगे और फिर वो बैठेगा दिमाग में। मतलब तैयारी करते करते ऐसे हो जाता है कि रात में सोते सोते भी वो घूमते रहता है डाटा। तो ये तब है जब मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। आप लोग तो अगर फ्री टाइम में पढ़ रहे हैं तो अब देना ही है, कोई मतलब उसमें दो राय है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉन्फिडेंस आपको आया होगा इस बात पे। जी सर। जी, अनन्या कुछ जी। सवाल है आपका? अनन्या, आरती कोई सवाल है किन्हीं का? यस सर। आप पूछिए। तो मेरा जीएस पेपर 2 में 65वीं 66वीं दोनों दिए हैं, उसमें वही 114 जी। 117 के में बना है, और कहीं ना कहीं इसका जी। मेरे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो सर वही पूछना चाह रहे हैं कि मेरा जीएस पेपर 119 था मैडम। आपका 117 था तो ठीक है। मेरा 67 में 139 है और पेपर 1 में आई थिंक 181 है या 179 है। तो हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे सर, आपका जीएस पेपर 2 में कितना मार्क्स था? फिर लगा पेपर 2 में नहीं। 139 है, 67 में 117 था, 66 में 66 में बहुत टाइट मार्किंग हुई थी। हाँ, मेरा भी 117 तो 66 में था। आप सही जगह पे हैं, आप खराब जगह पे नहीं है। आपका ऑप्शनल थोड़ा सहयोग दे दिया होता और डीआई सहयोग दे दिया होता तो आप सिलेक्टेड होते। मेरा 65वीं में डीआई बिल्कुल सही था, 72 मार्क्स हम, क्योंकि हम अपना कॉपी आरटीआई से मतलब मंगवाए थे। मेरा जी। 161 मार्क्स था जीएस पेपर 1 में, और जी। जीएस पेपर 2 में 114। मेरा था ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू, तो उसमें जी। 153 मार्क्स थे। जी। इंटरव्यू में 58 मार्क्स, और टोटल वही 486 मार्क्स थे टोटल। तो पेपर 1 में अगर 72 से आउट ऑफ 72 था तो बाकी पेपर आप लिख नहीं पाए थे क्या? यस मतलब लिखे थे,
सर क्या हुआ नंबर कि मतलब कहीं हम कोई कोचिंग ये सब लिए नहीं, कहीं कोई ट्यूशन सिर्फ ही किए थे, तो जैसे जो समझ में आया खुद ही पढ़े, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने शायद आंसर राइटिंग न कर मतलब आंसर राइटिंग किया भी हो तो किसी से चेक न कराया हो हम्म, या उस पे एक फीडबैक दिया हो। दिया। हाँ, बस वही 5-6 हुआ होगा टेस्ट, बस वही, और खुद ही कुछ कुछ क्वेश्चन ऑडियो आर्टिकल आता है शायद दृष्टि का, वही पढ़ते थे, जी खुद से लिखते थे, मतलब कुछ एक अप्रोच नहीं था, खुद से स्टार्ट किए, कोई बताने वाला कोई गाइड वैसा कुछ मिला नहीं, खुद से ही किए जो भी किए। तो तो वही जीएस है ना पेपर कि तो दो उस दिन भी शालिनी आई थी संजय जी, आपकी जो बैचमेट हैं, जी तो शालिनी जी भी यही बता रहे थे कि अगर आप खुद से गाइड करने का प्रयास करेंगे और सही स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद को गाइड करने से ज्यादा आप मिसगाइड कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना कैसे है। बिल्कुल। इसलिए यस सर, बिल्कुल। देखिए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जहां से भी हो सके, कोई बड़े भैया हैं, कोई साथी हैं, कोई मेंटर हैं, कोई टीचर हैं, जो अच्छे लोग हैं, किन्हीं से भी कोई जरूरत नहीं है कि एडमिशन लेने के लिए, मेरे यहाँ भी एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, किन्हीं के यहाँ भी नहीं, लेकिन कोई अच्छे लोग हों जो रियल में उन्होंने एग्जाम क्रैक किया हो, रियल में वो जानकारी रखते हो, आप उनसे देखो, कॉपी जरूर चेक करवाएं, तभी तो आपको पता चलेगा आपकी कमी कहाँ है। ठीक है। सर आसपास ऐसे कोई लोग थे ही नहीं, मतलब मेरे मन में आया कि हमें करना है, और बस खुद से लगे पीटी हो गया, तो लगा नहीं मेंस लिखते हैं, तो बस वही किए। ये कोरोना का ये टाइम था, 6 बातें, साल टाइम वो किया। बात सही है, अब जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आप समझिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गमा दिया गया, अगर वो उस चीजों को किसी किसी किससे भी सहयोग लिया जा सकता, हो सकता है किसी संस्था से ही सहयोग ले लिया जाता, क्योंकि हर के भैया बीपीएससी में नहीं हो सकते हैं, हर के दोस्त बीपीएससी में नहीं हो सकते हैं, सब लोग इतने जानकार नहीं हैं, तो हो सकता है कहीं से भी ले लेते, तो ये चीजें नहीं देखनी पड़ती। हाँ अनन्या, कोई सवाल है? अनन्या कोई सवाल है? आप हैंड रेज कर रहे हैं, पूछिए, कोई सवाल है? शायद नहीं है। तो ये यही है ना कि मेंस आंसर राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस बार का संजय जी आप नहीं आए थे इस बीच में, तो शालिनी मैम का एक वाक्य हम जी शेयर कर देते हैं, जो आपके बैचमेट हैं, तो वो बता जी रही थी, इस बार उनका मार्किंग देख लीजिए। हाँ अनन्या, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते, पूछिए जल्दी, पूछिए। हेलो। जी जी, शायद नेटवर्क इशू है क्या मैडम? बोलिए अनन्या, बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर एकदम जो फ्रेशर है उसके लिए बताइए, जो कॉलेज में हो। अच्छा अच्छा, आप कॉलेज गोइंग फ्रेशर स्टूडेंट हैं? यस सर। संजय जी थोड़ा सा बता दिया जाए, कुछ बच्चे हैं इसमें फ्रेशर भी हैं। जी जी मैम, मतलब ग्रेजुएशन में है आप अभी कि इंटर जस्ट कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन होना? नहीं, कर रहा है ये अभी फर्स्ट। परसुइंग है, ये ग्रेजुएशन कर ही रही हैं। यस जी सर। आप अगर बीपीएससी ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस पे फोकस कीजिए। सिलेबस का मार्केट में मिल जाता है, मंगा लीजिए या प्रिंट निकाल लीजिए, और सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उस सिलेबस को देख के बुक से उसका नोट्स अपने हाथ से बनाइए। और ये तो हो गया मतलब एक स्ट्रेटेजी। और दूसरा क्या है कि आप थोड़ा इधर से भी चलिए, जो एनसीईआरटी वाला है, अगर आपका बेस ठीक है, अच्छा है, आपको जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो ठीक है। अदरवाइज फिर आप थोड़ा एनसीईआरटी पे भी फोकस कीजिए, वो उसका भी एक अलग से नोट्स बनाइए, और धीरे धीरे करके सिलेबस को मतलब बाइंड अप करने का कोशिश कीजिए, 6 महीना 8 महीना 1 साल में। और जो सर का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो टारगेट मिल रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उसको पूरा कीजिए। और अभी मेन सेंसर राइटिंग वगैरह में नहीं फंसेंगे आप, अभी पहले आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सब्जेक्ट पे कमांड करेंगे। मेन सेंसर राइटिंग वगैरह करने से क्या होगा कि अभी हो सकता है आपको तनाव आए, आप प्रेशर हैं, तो आपको लगेगा कि ये वैसे लिख रहा है, वैसे लिख रहा है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो वो उसमें फायदा नहीं होगा आपको। तो बेहतर है कि पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए धीरे धीरे, और साथ में ग्रेजुएशन पे भी फोकस रखिए। और जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तब तक मतलब आप बिल्कुल सही समय में हैं, तब तक हम्म, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और आपको रिवीजन करना होगा और सीधा फील्ड में कूदना होगा। ऑफ कोर्स। जी रुपेश सर। ओके ओके सर। तो हम ये बात कर रहे थे कि आंसर राइटिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है ही, साथ के साथ इंटरव्यू भी काफी इंपॉर्टेंट पहलू होता है, तो इस पे भी थोड़ा सा बता दें बच्चों को कि किस तरीके से अभी होता क्या है कि बच्चे लिख लेते हैं,
वही बच्चों को जब हम क्लास में बोलने का मौका देते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं। और यूट्यूब आने से प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पहले ऑफलाइन क्लास होती थी, बच्चे क्लास जाते थे, वहाँ बैठते थे, शिक्षक के सामने अपने दोस्तों, यार दोस्तों के बीच बोलते थे, तो बोलने से उनका हेजिटेशन दूर होता था। अभी इसी क्लास में अच्छे से अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छा आंसर लिख के दिया है मुझे, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको भी मैं बोलने के लिए कह दूं तो वो 4 लाइन 5 लाइन बोलने में इतना हकला जाते हैं, इतना वो फंस जाते हैं। इसका क्या समाधान ये लोग निकालें, इसको कैसे दूर करें? देखिए, पहले तो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, मतलब मैं अभी मतलब थोड़ा फोकस ओरिएंटेड काम करता हूँ। अगर मैं क्लास में हूँ तो मैं बिल्कुल सब आदमी को देख रहा हूँ, कौन हैंड रेज कर रहा है, फिर हैंड रेज कर रहा है, फिर उसका नाम लिया जैसे वो हैंड डाउन कर दे रहा है। हम लोग आपके भाई बहन हैं, घर परिवार के सदस्य हैं। क्या काहे का शर्म, किस चीज का शर्म? अगर आप बोलेंगे नहीं तो मन से हिचक निकलेगा नहीं। यहाँ कोई वैसा तो कुछ है नहीं, आराम से बात कर रहे हैं हम लोग। आपको जो पूछना है बिल्कुल, मतलब बच्चा टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो भी पूछिए ना जी। हम लोग इसीलिए हैं, इसीलिए समय निकाल के आए। तो अपने अंदर के मतलब जो वो है, जो दबा हुआ वो इंसान है, उसको मतलब हावी नहीं होने देना है। अपना जो आपका एक्चुअल व्यक्तित्व है उसको निकालना है। और किसी भी टॉपिक पे कोई कुछ भी बोल रहा है, आपकी अपनी राय है। और हर एक राय, हम लोग लोकतंत्र में है, हर एक राय मायने रखती है। आप चाहे पॉजिटिव बोल रहे हैं चाहे निगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं फैक्ट के साथ बोल रहे हैं, या बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हर चीज का एक मायने है। जब आप धीरे धीरे बोलेंगे तभी वो हिचक खत्म होगा। जैसे आरती मैडम ने बताया, इंटरव्यू में भी बढ़िया नंबर नहीं था 66 में। मैडम का मेरे ख्याल से वो उतना ग्रुप डिस्कशन या इस टाइप से कुछ हो नहीं पाया होगा। और नहीं कुछ कुछ सर, तो है कि ऑनलाइन एकदम ही सेट पैटर्न है। ऑनलाइन जी। ही 2 दिन दिए थे मॉक बस। उस टाइम कोरोना था, बंद भी था। 66वीं टाइम दिए थे कुछ कुछ जगह पटना में। और 66वें का थोड़ा एग्जाम भी ऐसे हो गया था कि मतलब प्लान वैसा था नहीं, हम लोग बिल्कुल हाँ अलग मोड में बिल्कुल, क्या हुआ एकदम से सर लिए। कि ये जो डेट बढ़ते गई और हम लोग पुराने जो क्वेश्चन थे मतलब न्यू जो चेंजेस हो रहे थे वो सब पढ़ रहे थे, और बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन पूछा था 66वीं में। मतलब जैसे लग रहा हो कि क्वेश्चन पहले ही बना हो, और डेट तो बढ़ ही रहे थे, तो उसमें मेरा ज्यादा मार्क्स नहीं था। और डीआई भी जिस पेपर 1 में 1-2 शायद गलत था। तो मैं वही अपने बात पे वो वापस आता हूँ। मतलब ये ग्रुप डिस्कशन करना या एक दूसरे से मिलना या जो भी गाइडेंस लेना इतना जरूरी है। मैं अपनी 67वीं का वाकया बताऊं, मेरे अपने दिन का। इंटरव्यू तो 4-5 दिन चला था। एक जेंट्स थे जो कि जूता ऐसा वाला पहन के आए थे जैसे लग रहा है वो शादी में जा रहे हैं, पूरा इतना चमक टाइप का। और वो आगे से जैसे राजस्थान टाइप वाला वो ऐसे मुड़ा हुआ रहता है वैसा वाला। पता नहीं उनको किसने गाइड किया था, नहीं किया था। और एक मैडम थी, वो उन्होंने जीन्स वाला जो वो होता है शर्ट, मतलब ऊपर वाला लेडीज लोग का जो होता है जीन्स टाइप वाला, वो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप में थी, बाजू वाजू चढ़ा के आई हुई थी। उन लोगों का सिलेक्शन कहाँ हुआ, मैं आज तक भी ग्रुप में ढूंढता हूँ, मुझे तो कहीं दिखे नहीं। तो ऐसा चीज क्या होता है ना, लगता है कि ड्रेस क्या मायने रखेगा, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट गलत कर देगा आपका। आप कुछ भी वहां पे बोलिए। मतलब 2 लोग को मैंने नोटिस किया था, एक जेंट्स में एक लेडीज में। और मैं फोटो ढूंढता रहता हूँ उनका, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं उनका फोटो। शायद नहीं हुआ उन लोगों का, ज्यादा परिचय है नहीं। तो इन सब चीजों से ये ब्लंडर है, ब्लंडर। आप पीटी दिए, मेंस दिए, आप क्वालिफाई हो गए, आप इंटरव्यू अपने आप को फाइनल सेल करने जा रहे हैं आप बोर्ड के सामने, और आप ऐसा जा रहे हैं। मतलब वो कम पैसा कम का है, ज्यादा का है, सूट नहीं है शर्ट है, वो सब चलता है। बट आप हीरोगिरी तो मत दिखाइए ना वहां जाके। तो ये सब चीज है, वो गाइडेंस से थोड़ा दूर होता है। जरूरी नहीं कि पेड हो, आजकल बहुत सारा चीज ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ग्रुप बनाइए अच्छे लोगों का, 3-4 लोगों का, और उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा समय है तो जैसे भी है आप, मतलब जैसा कंफर्टेबल समझ रहे हैं। समय की मांग है और कमीशन की मांग है कि वो जो उसका स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आपने खरा उतरना है। और फिर से वही एक बार दोहराना चाहूंगा आरती मैडम को भी, मतलब विशेष फोकस करते हुए कि डीआई मस्ट है। डीआई में अगर 72 में 72 आया मैडम का, अगर थोड़ा सा भी सिलेबस ठीक रहा होता या थोड़ा भी आंसर राइटिंग ठीक रहा होता तो मैडम का शायद उसी टाइम फाइनल हो जाता। जी। और कोई? अच्छा। लास्ट के फ्यू कुछ ही क्वेश्चन लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, जिनको जो पूछना है पूछ लें, क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है। संजय जी 1 घंटा से हम लोगों के साथ हैं। जिनको कुछ पूछना है पूछ लें।
और पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाते थे आप? अपने पीटी समय का के बता लिए दें। मतलब पीटी के लिए हो या मेंस के लिए हो, आप सेट कहाँ से लगाते हैं, आपको क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। वो मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से लगा रहे हैं, आप किरण का लगाएं, आप प्लेटफॉर्म का लगाएं, आप अरिहंत का लगाएं। स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। मैं तो चूंकि ऑफलाइन कभी उतना मौका मुझे नहीं मिला, तो मैं एडिटोरिया का पेड वर्जन और ऑफलाइन वो दोनों लेता था। एक चैनल है सर के साथ, तो मैं इंटरव्यू टाइम में जुड़ा था। एक चैनल है जीएस मास्टर करके, आजकल उन्होंने वो पेड वर्जन शुरू कर दिया, पहले उनका फ्री आता था। तो ये एडुटेरिया और ये जीएस मास्टर, ये कुछ मतलब ऐसे चैनल हैं जिनके अगर 100 क्वेश्चन लगाते हैं आप, और अगर आपके 85 नंबर आ जाते हैं या 90 आ जाते हैं, तो बीपीएससी में जाके 110 आएगा या उससे प्लस ही आएगा। क्योंकि इनका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक रहता है। किरण का थोड़ा नॉर्मल है। अगर दृष्टि का भी प्रैक्टिस सेट लिया था मैंने, उनका ऑनलाइन वाला, उनके में अगर आपको 115 117 आ रहा है तो फाइनल में जाके 105 आएगा। क्योंकि उनका लेवल थोड़ा, वो पीछे जो 53 55 या 48 जो बीपीएससी होता था, वो लोग उस लेवल पे हैं, अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं कर पाए। किस तो इसके बताओ। अलावा मैं वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, मुझे मतलब लिंक मिल नहीं रहा। मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उसमें कुछ चलो 10 12 हजार क्वेश्चन का वो था, था, जो कि एक महीने में वो रिपीट हो जाता था क्वेश्चन। वो डेली के वो 100 150 क्वेश्चन देता था लड़का, और वो एक महीने के मतलब सर्किल में वो रिपीट हो जाता था क्वेश्चन, तो वो लगभग मुझे याद हो गए थे। तो पीटी में मेरा जो सबसे बेस्ट पीटी गया है 68वीं का, मैं थोड़ा ये भी शेयर कर देना चाहता हूँ। कट ऑफ से मैं 10 नंबर 10.75 नंबर ऊपर हूँ, और 69वीं में मैंने पीटी दिया था, कट ऑफ से मैं 8 नंबर नीचे हूँ। पैटर्न चेंज हुआ और मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, सीधा जाके एग्जाम दिया। तो पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट का कितना महत्व है, वो कब आप सक्सेस होते हैं, कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं, और कब आप जाके एग्जाम देते हैं और फेल होते हैं। तो मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था और टोटल 10 अटेम्प्ट दे चुका हूँ बीपीएससी में। तो बहुत मतलब लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। 4 बार मेंस लिखा है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो थोड़ा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे प्रैक्टिस सेट को। आप कितना पढ़ते हैं, कितना ज्यादा आपका सिलेबस क्लियर है, वो एक महीने है। आप कितना उस पर रगड़ रहे हैं, वो दूसरा। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे को लगता है वो दूसरा वाला पैटर्न है, ऑफ कि कोर्स। आपने जिसको पढ़ा है चलिए उसको जी, कितना यूज। थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि इतना लंबे समय तक रहे आप। 1995 में मैट्रिक हैं, पक्का इसमें से बहुत सारे बच्चे तो होंगे ही नहीं इस धरती पे। इतना लंबा समय 10 अटेम्प्ट बीपीएससी का, 55वीं वो कितना 55 66 59 वो जो 56 भी, से हाँ 56 छप्पन से उनसठ 59 छप्पन। पीटी मेंस इंटरव्यू। वो आप संजीव सज्जन वो जो टॉपर थे उनके बैच से भी पुराने हैं। तो नहीं, इतना उसी बैच में टॉप। हाँ उसी बैच में वो टॉपर थे, तब से मैं जानता हूँ, तब से मैं एक्टिव हूँ। तो आप इनसे। एक्चुअली मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि 10 साल लगता है बीपीएससी की तैयारी में, बीच में मैं भटक गया था। और दूसरा क्या है कि ये जो अभी तकनीक में हम लोग जो बात कर रहे हैं ना ऑनलाइन, ये कोरोना के टाइम में या जियो के टाइम में, जो ये अगर पहले आ गया होता तो मैं बहुत पहले सिलेक्ट हो गया होता। मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं ऑफलाइन जाके वो करूं, क्लास कर पाऊं। मेरे एक वीडियो है, सर के ही चैनल पे पड़ा हम्म हुआ है। हम्म। तो बहुत अजीब सी कहानी रही है मेरी। अगर मैं शायद 1 साल भी कहीं क्लास कर पाता तो मुझे लगता है कि बहुत पहले मैं सिलेक्ट हो गया होता। मैं अभी उस वीडियो और को ढूंढ के उसका लिंक तो दे अगर आ देता हूँ। गई होती, ये डिजिटल तकनीक भी अगर आ गई होती, तब भी मैं सिलेक्ट हो गया होता। ऑफ तो कोर्स। वैसा नहीं है, 1 से 2 साल तक सीरियस प्रिपरेशन बहुत है, पर्याप्त है, एकदम होगा ना का कोई मेरा सवाल नहीं है। और सवाल ये मैंने है भी संजय अगर, जी जी, कि इतने लंबे समय तक आप कंसिस्टेंट रह कैसे पाए? टूट जाते हैं लोग, आप जॉब में भी थे, फिर भी आप कंसिस्टेंट रह लिए। क्योंकि लोग बेरोजगार रहते हैं तो समझ इसके में पीछे आता है। एक ये भी कारण है सर कि मेरे साथ में सफलता असफलता दोनों लगा रहा। क्योंकि मैं कभी निकल जाता था, कभी पीटी निकल गया, कभी मेंस निकल गया, कभी पीटी में 1 नंबर से रह गया। तो वो क्या, थोड़ा सा एक एनर्जी मिलता रहता था, डोपामाइन स्रावित होते रहता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था, झारखंड में मेंस दिया था मैंने, उत्तराखंड मेंस अभी भी अवेटेड है। यूपीएससी 2017 वाला मेंस लिखा था। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाता था ना, मतलब थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव टाइप वाला। तो इसलिए थोड़ा वो मिल जाता था एनर्जी। और ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के बाद में फाइनेंशियल थोड़ा बहुत लालच है नहीं जीवन में, तो फाइनेंशियल स्टेबल था, उतना कोई वैसा इशू था नहीं।
तो दिक्कत नहीं होती थी, मतलब तैयारी को एंजॉय किया मैंने। वो ऐसा नहीं कि बहुत लोड लेकर तैयारी किया है। मेरे साथ वो आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक ऑलरेडी जॉब है अच्छा खासा। 1 लाख से ऊपर की सैलरी है, तो उतना कोई टेंशन है नहीं फाइनेंशियली अब के समय में, जब था तब था। तो तैयारी को एंजॉय करते हुए मतलब वो किया। देखिए मुझे वो इसलिए वीडियो का लंबा लिंक समय। मिल गया है, मैं शेयर कर देता हूँ अभी। मुझे पता है संजय जी, जब भी जरूरत पड़ता है किसी बच्चे को मोटिवेशन का वीडियो देने के लिए, मैं आपके लिंक के अलावा किसी का लिंक शेयर ही नहीं करता। मैं ऐसे भी अपने यूट्यूब चैनल का बहुत प्रचार नहीं करता कि भाई तुम सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। कर लोगे तो आपको फायदा है, पर प्रॉब्लम ये है ना, यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में 4,000 बच्चे हैं, यूट्यूब चैनल पे बच्चे सब्सक्राइब करते नहीं। वो नाच गाना वाले चैनल को करेंगे, मेरे चैनल को नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आपको वो चैनल ढूंढते हुए भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नुकसान आपका हो जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, क्योंकि उसमें डेली अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होते हैं। आप देखें या नहीं देखें उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरी रेवेन्यू यूट्यूब से जनरेट होती नहीं। मैं टीचर हूँ, यूट्यूबर तो हूँ नहीं। मैं तो वहां डाल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो फिर मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, और ऑन ए सीरियस नोट आप इसको सुनेंगे। अपने परिवार वालों में कभी कोई डिमोटिवेट हो तो उनको सुना दीजिए कि किस तरीके से एक बच्चा है जिनको कह दिया गया है कि वो जिएगा ही नहीं, 8 साल के कितने साल के बाद उसको घर से बाहर 12 पढ़ने साल के के लिए। बाद, 12 साल से पहले एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। हाँ, वो संजय जी को बोल दिया था ये मर जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। अभी 43 साल तक तो आपके सामने ही है, कौन बाबा थे कहने वाले, अभी तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ। ये लिंक को जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब या ऐसा मोटिवेशन मैंने नहीं देखा। मेरे मामा जी हैं संजय जी, वो आपका जी। वीडियो सुने ना तो यार, हम लोग भी करते तो आज रेलवे में जेई हैं, कुछ बन ही जाते हैं। तो ये ये हालात है। सुमन आपके बैच की है, क्या बताई थी उसी वीडियो में, बोल रही है सुमन की मेरी माँ का शादी हुआ है या कुछ हुआ है। हाँ, वो भी मेरी माँ का मैट्रिक का वो, अब सुमन मेरे साथ अभी एक एडिटोरिया में वीडियो शूट हुआ है, आने वाला है, तो उस दिन सुमन मेरे साथ थी। हाँ। एडिटोरिया वालों ने बुलाया था, तो कुदरती मिल गई। अरे ये संजय सर, मैं तो पहले से जान रही हूँ आपको। मैं, हाँ हाँ, आपकी मम्मी मेरी क्लासमेट है। तो वो वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग है। उस दिन का पूरा पूरा वीडियो, सिर्फ एक वीडियो नहीं है, उस एक वीडियो के फ्रेम में इतने टॉपर हैं आपके साथ, उतने बच्चे नहीं है उसमें। आप जाके देखिए उस वीडियो को। और संजय जी का कहानी उसमें यूनिक है, 25-30 मिनट का वो कहानी है संजय जी का। कभी संजय जी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से इससे पहले नहीं बोले थे। वो हम लोगों के रिक्वेस्ट पे ही कि संजय उसके जी, बाद भी नहीं बोले। हाँ, उसके बाद भी नहीं बोले। ये यूनिक कहानी और कॉपीराइट सिर्फ मेरे चैनल को है इस कहानी के लिए। तो और किन्हीं का कोई सवाल है ऑन ए लेटर नोट? देखिए, ये होता है ना कि आप पढ़ लेंगे, पढ़ने में कुछ है नहीं, लेकिन इतना मोटिवेशन, इतना डेडिकेशन कहाँ से लाएंगे? तो ये होता है कि रियल में एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि इतना। और संजय जी का एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि इनका विटामिन डी का लेवल कम हो गया था बैंक जाते जाते। वो बताइए संजय जी। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता था। जैसे मैं लेट नाइट, अभी एक मैडम पूछ रही थी कि आप कैसे तैयारी कर लेते हैं, वो जॉब में है वो, तो मेरे ख्याल से शायद वो हैं कि लिफ्ट कर गई। तो मैं अब चूंकि रात में आता हूँ, तो रात में मैं मतलब मेरा स्टैंडर्ड टाइम था 2 बजे का सोने का। 2 बजे रात में, कभी कभी 2:30-3 भी बज जाता था। और सुबह तो ड्यूटी जाना, तो 8 बजे से पहले मैं उठता नहीं हूँ, क्योंकि 5-6 घंटे की नींद तो चाहिए। 8 बजे उठता हूँ, कभी अगर 3 बजे सोया तो 9 बजे उठता हूँ। 9 बजे उठा, सीधा फ्रेश हुआ, नाश्ता किया या नहीं भी किया, टिफिन पैक करके मिल गया। मेरा आधा से ज्यादा योगदान मेरा मैडम का है। सब कुछ तैयार करके मिल गया, बैग में डाला, ऑफिस में जाकर नाश्ता करूंगा, क्योंकि मेरा जॉब बैंक में है लेकिन अलग टाइप का है, कस्टमर डीलिंग नहीं है। तो वहां भी जाकर नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रात में आए, अंधेरे में, पूरा रात यहाँ मेहनत की है, सुबह उठे, बस 15 मिनट में जितना टाइम लगा आपको ऑफिस जाने में, जाके उधर बैठ गए। शीशा में एसी लगा हुआ है, सब कुछ है जो भी है। तो बाहर से तो धूप हवा से तो कोई मतलब ही नहीं है, आप अपनी दुनिया में मगन हैं, बिल्कुल बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं जो भी है। तो मतलब स्वास्थ्य का भी थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, मेरा दांत में गैप होना है, मतलब कैल्शियम लेवल, विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। तो वो सब समस्या हो गया था, हालांकि अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो गया था मतलब, तो क्योंकि यही रूटीन काफी दिन तक चलते रह गया, 1-1.5 साल तक यही रूटीन चलते रह गया। तो इतना लंबा रूटीन चलते रह जाएगा, छुट्टी आपने कभी ब्रेक लेना नहीं है, लेना है तो घर से बाहर निकलना नहीं है, दिन रात किताब में लगे रहना है, तो दिक्कत हुआ था।
तो आप जी समझ सकते हैं, यहाँ ममता है ये भी जॉब कर रही हैं, आरती हैं ये भी टीचर में जॉब कर रही हैं, और लोगों को तो मैं जानता नहीं, बहुत लोग जॉब में होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे 40-50% बच्चे ऐसे आते हैं जो जॉब में हैं, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन चलती है, पढ़ाने वाले भी जो हैं वो भी जॉब में ही हैं, इसलिए इस चीज का काफी बेनिफिट होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं। तो दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से संजय जी बता रहे थे सोशल मीडिया से कोसों दूर है, मैं भी सोशल मीडिया से कोसों दूर रहता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, इंस्टाग्राम चलाने आता नहीं। आजकल मेरा वो स्टाफ है वो चलाते रहता है, तो मुझे बताते रहता है कि हाँ ये अपलोड हो रहा है। उसके बाद फेसबुक संजय जी चलाते नहीं, मैं भी नहीं चलाता। मैं पिछले 5-7 साल से फेसबुक चलाया ही नहीं। वो अभी तक मेरा मिला ही नहीं है फेसबुक। मैं बोला तो उसको अपडेट कर देना, उस पे थोड़ा लिंक विंक डाल दिया करो इंस्टीट्यूट का। पता ही नहीं चला कहाँ चला गया अकाउंट। वो टेलीग्राम सॉरी ट्विटर ट्विटर उस दिन वो पुराना वाला अकाउंट मेरा कहाँ गया पता नहीं, उस पे बहुत सारे फॉलोअर्स वगैरह क्या क्या होते वो थे मेरे, खत्म ही हो गया। तो फिर इंस्टीट्यूट का नया बना के स्टाफ दिया, तो मैंने एक दिन देखा कि ऐसे चलाता हूँ ट्विटर, तो बड़ा बढ़िया चीज होता है। एक्स हो गया उसका नाम। फिर वही लगा यार क्या ही बद्द पिटवा रहे हैं ये लोग, क्या चल रहा है इसमें, इतना समय मैं दूसरी जगह ट्विटर लगाऊंगा पे तो। तो मैं सिर्फ अतुल सर को फॉलो करने के लिए और बीपीएससी की न्यूज के लिए उसको सब्सक्राइब किया था। जब से रिजल्ट आया तब से खोल के देखा नहीं है मैंने। हाँ वहां पे तो पता नहीं, वो झगड़ा करने का अड्डा है वो। हाँ। बेकार लगता है मेरे को ट्विटर। वो इंस्टाग्राम में वो नाचने वाला कुछ रील होता है, तो मुझे पता है कि ये देखिए आपका बन गया है इंस्टीट्यूट का, तो मैंने देखा हाँ बन गया, दिखाओ जरा। तो फिर वो पता चला कि नाचने वाला सब रील आ रहा है इसमें, बोले अरे यार क्या दिखा रहे हैं, हटाओ इसको। तो और लोग बोलते हैं रील में बहुत टाइम जाता है। प्रधानमंत्री जी भी इस चीज पे चर्चा कर रहे थे, परीक्षा का चर्चा मैं सुन रहा था, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम मुझे सुनने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए। तो उस पे प्रधानमंत्री भी जिस चीजों को जिक्र कर रहे थे कि लड़के लोग बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं वहां पे। अब आप लोग करते हैं नहीं करते मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो चलाता नहीं। क्या ये सच में ये रील उल होता है कुछ? Addicted है, मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। कोई एडिक्टेड है जिनसे नहीं छूट रहा है तो भैया एक फिक्स टाइम रखिए। ठीक है ना, एकदम फिक्स टाइम रखिए कि हाँ मैं मतलब इतना 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 20 मिनट मतलब 20 मिनट। अब ये नहीं कि ये घंटा, ऐसा नहीं। एक लिमिटेड टाइम रखिए। और जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा मतलब वो एक्चुअल कितना देर कर रहे हैं। जैसे आप 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ गए थे, कितना बार बीच में मोबाइल को हाथ लगाया, या कितना बार किसी को कॉल किया, या मोबाइल टाइम देखने के लिए तो खोला था लेकिन बीच में व्हाट्सएप चेक कर लिया। तो वो सब चीज से थोड़ा सा अगर आप लोग कंट्रोल करेंगे तो बेहतर रहेगा, मतलब फायदे में रहेंगे। ये नहीं, चीज से मैं थोड़ा दूर रहता था। उसको हाथ ऑफकोर्स। नहीं लगाया तो नहीं। और दूसरी चीजें मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर काफी टेक्निकल चीजों को देखना पढ़ना पड़ता है। मैं इधर कुछ जो है कि सोशल मीडिया के जो टेक्नोलॉजिकल उपयोग हैं उसके ऊपर कोई बड़ा बड़ा सेमिनार देख रहा था। तो उसमें बताया जा रहा था कि कुछ बीमारी का नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप जैसे व्हाट्सअप संजय जी को मैसेज करने के लिए मैंने व्हाट्सअप खोला, जो लोग उसके एडिक्टेड हैं उसके ब्रेन में इस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसका एल्गोरिदम ब्रेन में का, कि वो पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं अपना कि किसका किसका क्या क्या आया है। काम क्या था मेरा, संजय जी को व्हाट्सअप करना है। वो नोटिफिकेशन चेक करेंगे, सारा चीज करके फिर व्हाट्सअप 5 मिनट चला के बंद करके रख देंगे। तब उनको याद आएगा जो मेन काम संजय जी को मैसेज करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। इस तरीके के बीमारियां हो गई है लोगों को। तो इनसे जो है कि बचने का प्रयास करें। दूसरा है कि टाइम्स इन योर हैंड एक एप्लीकेशन है, वो आप लोगों को मिलेगा यूज करने के लिए। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एक जो है कि वो फॉरेस्ट ट्री करके एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें, या टोमेटो क्लॉक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। वो दिन भर में आपको बताएगा कि कितना बार आपने मोबाइल को अनलॉक किया, कितना बार आपने व्हाट्सएप यूज किया। उसमें रहता है बाकायदे लॉक लगाने के लिए कि आप 30 मिनट से ज्यादा व्हाट्सएप को यूज कर ही नहीं सकते, वो फिर खुलेगा ही नहीं। तो कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। और इस चीजों को समझिए। मैं अपना गोल्डन लाइन आपको बताता हूँ। मेरे स्टाफ मुझे बहुत बार बोलते हैं कि सर आप नहीं चलाते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल सा बात सुन लो, अच्छा लगे बुरा लगे। जो सोशल मीडिया हमको पैसा कमाने का सोर्स नहीं देता है, मैं उसे फ्री में चलाता नहीं। व्हाट्सअप चलाता हूँ तो उनसे मेरे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, मेरा रोजी रोटी चलता है उनसे, इसलिए मैं चलाता हूँ। यूट्यूब इसलिए चलाता हूँ क्योंकि वहां से मुझे कंटेंट मिलता है, मैं मुझे पढ़ाने रहते हैं। आप एटलीस्ट इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि कंपनी मुझे देगी पैसे चलाने के लिए, नहीं देगी नहीं चलाऊंगा। पैसा जीवन में कुछ नहीं होता है, मैं पैसे को बहुत इम्फेसिस नहीं दे रहा हूँ, बट इस चीज को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए उन चीजों को छोड़ें, उनसे दूर रहें। और साल 2 साल की बात है, उसके बाद चलाते रहिए, सोशल मीडिया चलाते रहिए, फेसबुक डालते रहिए, वो फोटो वोटो लाइक शेयर करना क्या है। जॉब हो गया तो फिर वही सब करना है, कीजिएगा। होते रहेगा। मतलब अभी दिसंबर में मैं यूट्यूब पे आया हूँ, अभी मेरे को लग रहा है 1200-1300 वो यूट्यूब बोल रहे हैं।
फेसबुक के ऊपर आया हूँ, 1200-1300 लोग फ्रेंड बन चुके हैं, और दिन भर में 50 रिक्वेस्ट आता है, जिसमें 5 चेक करके एक्सेप्ट करता हूँ, 45 रिजेक्ट करता हूँ। आप सोच सकते वो हैं। सब जो लोग बोलते हैं ना कि तू मेरी शादी में नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा, आप एक बार सेलेक्ट होइए, वो पूछ के आएंगे। हम्म, उसका टेंशन मत लीजिए भाई, शादी कब है, बुलाना जरूर, ऐसे करके आएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जब मैं क्लास 12th में था, आज से कई साल पहले, 10-12 साल से ज्यादा हो चुका है, उस समय भी मेरे प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने बताया था कि दूसरों के शादी ब्याह में ज्यादा उछलना कूदना बंद करो, नहीं तो अपना शादी ब्याह करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग भी याद रखें। और दूसरी बात ये है कि चाहे हम हो या संजय जी, जो भी लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जो फिर जिस भी स्तर पे हैं, उनके साथ क्या है कि उनका सानिध्य हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा, अच्छे दोस्त रहे। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैंने जिन प्रोफेसर से जो लोगों से पढ़ा हूँ, वो आज डिपार्टमेंट में बड़े-बड़े लेवल पे हैं, या कोई किसी राज्य के मतलब कि वित्त मंत्री हैं। इस लेवल के लोगों से मैंने पढ़ाई की है। ये जो भी लोग पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ते हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपको अगर अच्छे लोगों से ज्ञान मिल रहा है और अच्छे स्तर के प्रोफ़ेसर से, अच्छे स्तर के मित्र मंडली है आपकी, आज नहीं तो कल सफलता मिलनी तय है। दूसरी बात, एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़े व्यक्ति का एक कोट है कि आप वही हैं जो 5 मित्रों का आप एवरेज हैं। कहने का मतलब प्रधानमंत्री का मित्र प्रधानमंत्री होगा, चोर का मित्र चोर होगा और बीपीएससी वालों का मित्र बीपीएससी वाला होगा। और आपके भी मित्र उसी लेवल के रहेंगे। मित्रता हमेशा ऊंचे ऊंचे लोगों से कीजिए, उससे आपको जीवन में बहुत लाभ होने वाला है। तो किन्हीं का अगर कुछ है पूछना तो ठीक है, नहीं तो सेशन ऑफ करेंगे, 11:15 हो चुका है। कुछ पूछना है किन्हीं को? सर एक बजट का शॉर्ट फॉर्म बोले थे तभी बिल्कुल वो बिल्कुल। लिख नहीं पाए थे। ओके।